वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि अगर हम बिजनेस लॉ की बात करें, सीए फाउंडेशन की, जहां तक हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 तक ऑलरेडी कर चुका था, आज हम लोग यूनिट नंबर 5 करने वाले हैं, जहां पर हम लोग सीखेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। और इससे पहले मैं एक बात बता दूं बच्चे कि जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, जो मैंने अगर बात मैं करूं यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 4 तक, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, चाहे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन क्या होता है, फ्री कंसेंट क्या होता है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन सभी का लेक्चर हमने अपलोड करा हुआ है अपने चैनल पे। तो प्लीज पहले उसको जाकर के देखें और उसके बाद हम लोग चैप्टर यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होती है तो उसके बाद क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होते हैं एग्रीव्ड पार्टी के पास, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चे, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन की। हम बात करेंगे यहाँ पर, चलिए आइए सीए फाउंडेशन की अगर हम बात करें, बिजनेस लॉ चैप्टर नंबर 2 का ही चल रहा है, जहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम बात करेंगे। यहाँ पर हम यूनिट नंबर 5 के अंदर बात करेंगे बच्चे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इसके रेमेडीज क्या होते हैं बच्चे, इसके बारे में वन शॉट के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए बच्चे, हम लोग एक बार कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। आइए, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है और एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग समझेंगे एक्चुअल एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं, डैमेजेस एंड कंपनसेशन क्या होते हैं बच्चे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अदर लीगल रेमेडीज क्या होता है, उस सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। और उसके बाद पेनल्टी एंड लिक्विडिटी डैमेजेस का मतलब क्या है, क्या होता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 के अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, सिंपल वर्ड में अगर बताऊं मैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दो वर्ड का ध्यान रखेंगे, देखिए मैं आपको समझाता हूं। एक आपके सामने आएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक आएगा बच्चे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझेंगे। तो आइए बच्चे, यहां पर हम लोग देखेंगे। आइए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ना, क्या तोड़ना बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। और डिस्चार्ज का मतलब होता है बच्चे खत्म करना, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना। जब आप हॉस्पिटल से आते हैं या जब कोई भी व्यक्ति का डिस्चार्ज होता है, इट मीन्स कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जब भी हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं बच्चे, तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है, और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जाता है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, क्या होता है बच्चे, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, फेलियर टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन। यहां पर किसी भी ऑब्लिगेशंस को, ड्यूटीज को पूरा करने से पहले आप उसको क्या कर देना, फेल कर जाना, या परफॉर्म नहीं करना, या ब्रीच करना, उसी को हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे, और उसके बाद हम लोग समझते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, फेलियर टू परफॉर्म। तो आइए सबसे पहले अगर बात करें, वी हैव शो फॉर सीन how a contract is made, it the essential of a valid contract, and also how contract is performed, as well as how a contract may be put into the end. We shall now discuss about breach of contract and breach of contract की बात अगर करें एस्टिमेटेड, तो आइए सिंपल वर्ड में हम समझते हैं बच्चे, ब्रीच मींस फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म his or her obligation under a contract. Breach of contract may arise two ways.
तो सिंपल वर्ड में ये समझेंगे, ब्रीच का मतलब होता है बच्चे फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी यहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करने से फेल कर जाना या पूरा करने से मना कर देना, या हम कह सकते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है परफॉर्म नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करना, ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करना, परफॉर्म नहीं करते हैं, दिस इज कॉल्ड, चाहे वो मेल हो सकते हैं चाहे वो फीमेल हो सकते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं बच्चे तो दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्रीच ऑफ एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है सेकेंड जो बच्चे, उसके बारे में अगर हम समझें तो यहाँ पर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और सेकंड क्या है बच्चे, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स? तो चलिए हम लोग दोनों के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या होता है बच्चे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। आप नाम में ही इसका आंसर छुपा, एक्चुअल का मतलब एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो चलिए आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो क्या होता है, आइए यहां पर हम समझते हैं। An anticipatory breach of contract is a breach of contract occurring before the time fixed for performance has arrived, when the promisor refuses altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time for performance has arrived. It is called anticipatory breach. बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बिफोर ड्यू डेट, टाइम से पहले यहां पर परफॉर्म करने से मना करते हैं या परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या अनविलिंगनेस शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो टाइम से पहले इसको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या अनविलिंगनेस शो करते हैं या परफॉर्म प्रोमिशन यहां पर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या फेल कर जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है बच्चे तो वह यहां पर ध्यान रखना है कि यहां एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टेक आइदर द फॉलोइंग टू बीच, दो सिचुएशन एक्सप्रेसली बाय द वर्ड ऑफ स्पोकन और रिटन, यहां पर या तो बोल करके किया जाता है या लिख करके, सेकंड जो इंप्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द वन ऑफ द पार्टीज, दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान रखेंगे, मैंने एक बताया कि एंटीसिप एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो एक्चुअल ड्यू डेट पर जाकर के वहां पर फेल की जाती है, और एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बिफोर ड्यू डेट या टाइम से पहले यहां पर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या फेल कर, यहां पर प्रोमिजर जो है फेल कर जाते हैं, अनविलिंगनेस शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे एग्जांपल पढ़ेंगे, वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी ऑन 15 जुलाई 2022 टू सप्लाई 10 बिल्स ऑफ कॉटन फॉर अ स्पेसिफाई सम ऑन 14th अगस्त 2022। अब देखिए यहां पर 14 अगस्त को परफॉर्म करना था। अब देखिए 30 जुलाई को क्या करा है, इन्फॉर्म बी दैट ही विल नॉट एबल टू सप्लाई, यानी टाइम से पहले 14 अगस्त से पहले इसने ये बता दिया लिख करके, यहां पर बोल करके देयर इज एन एक्सप्रेस रिजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर उन्होंने बता दिया बिफोर ड्यू डेट, टाइम से पहले 14 अगस्त से पहले इसने पहले ही 30 जुलाई को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं एबल नहीं हूं, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा अपने ड्यूटीज को, दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है बच्चे? आइए, सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉलोज। तो क्या होना चाहिए बच्चे, यहां पर जब एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है तो सेक्शन 39 कहता है, क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम द परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस और entirety, the promisee may put to end the contract unless he has signifies but words or conduct and acquiescence in its continuance। तो यहां पर कहने का मतलब है ये है कि when a party to contract has रिफ्यूज टू परफॉर्म, अगर कोई व्यक्ति यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाते हैं या डिसेबल हो जाते हैं परफॉर्म करने से, तो प्रोमिसी इट्स एंटायरली
द प्रोमिजी में पुट टू एंड, तो यहाँ पर यहाँ प्रोमिजी के पास ऑप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और रेमेडीज भी ले सकता है बच्चे, इस बात का ध्यान रखोगे। आइए हम लोग आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब बच्चे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये आपको पता है, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब जब होता है तो क्या इफेक्ट अराइज होती है, तो यहाँ पर दो सिचुएशन है बच्चे, आइए देखते हैं। द प्रोमिजी, प्रोमिजी का मतलब एक प्रोमिसर होते हैं, एक प्रोमिजी होते हैं। प्रोमिसर ने परफॉर्म नहीं किया तो प्रोमिजी के पास क्या ऑप्शंस है, क्या इफेक्ट होगा। प्रोमिजी इज एग्जीक्यूट फ्रॉम द परफॉर्मेंस और फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस, फर्दर ही गेट्स एन ऑप्शन, उसके पास ऑप्शंस है टू to either treat the contract as a resigned and sue for the other party for damages, या तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, रिजाइन कर दे और उसके बाद डैमेजेस के लिए शू कर सकते हैं, केस कर सकते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस। यानी आप इंतजार ना करें, उन्होंने क्या उनके साथ गलत हुआ है, प्रोमिसर ने अपनी वादा को पूरा नहीं किया है, तो प्रोमिसी क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करे और कोर्ट में जाकर के केस करे और क्लेम डैमेजेस के लिए ये अप्लीकेबल होते हैं अगर वेट ना करे तो। चलिए, और ही मे इलेक्ट नॉट रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा सिचुएशन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन नहीं करे बट ट्रीट अ कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव एंड वेट फॉर द टाइम। अब सेकेंड सिचुएशन में आप वेट कर रहे हो, आप केस नहीं कर रहे हो, रिजाइन नहीं कर रहे हो परफॉर्मेंस एंड होल्ड द अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर consequences ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, बट इन दिस केस he will keep the contract alive for benefit other party as well his own and guilty if so decides. On reconsideration may still perform his part of a contract and take advantages of any surviving impossibilities, supervening impossibility which may be late discharge of the कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये दो सिचुएशन था। पहला सिचुएशन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करो और डैमेजेस के लिए शू करो, सेकंड है कि आप वेट करो। आइए बच्चे हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोगों ने एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझा, जहां पर बिफोर ड्यू डेट से पहले यहां पर परफॉर्म नहीं किया जाता है, तो हमने कहा एंटीसिपेटरी ब्रीच है। अब हम लोग एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझते हैं। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर ड्यू डेट पे जाकर के जब परफॉर्म करने से मना करते हैं बच्चे, हम उसको कहते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइए हम लोग समझते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, इन इट इज केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म प्रोमिसिंग ऑन अ शेड्यूल डेट। यहां पर क्या होता है बच्ची, आप समझिए। तो यहां पर एंटीसिपेटरी भी, इट इज द केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म प्रोमिसिंग ऑन अ शेड्यूल डेट द पार्टीज to a lawful contract bound to perform their respective promises, but one of the parties breaks the contract by refusing to perform his promise, he is said to committed the breach in case of। यहां पर देखो, आइए हम लोग बात करते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो यहां पर एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, यानी यहां पर समझेंगे एट द टाइम, ये वो टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, जहां पर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए क्या ड्यू है। यानी ए एग्रीज टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ शुगर टू बी ऑन 1st February 2022, on the said day he failed to supply 100 bags of sugar to B, this is the actual breach of contract। यानी जिस दिन सप्लाई करना था ड्यू डेट पे जाकर के अगर आप मना करते हो, परफॉर्म नहीं करते हो बच्चे, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सेकेंड सिचुएशन की हम बात करते हैं बच्चे। यहाँ पर आइए, पहला तो हो गया ये कि एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू। अब सेकंड की बात करें ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो आइए हम बात करते हैं। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आल्सो अकर्स व्हेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी फेल्स और रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर बाय द एक्सप्रेस और इंप्लाइड एक्ट। तो यहां पर सिंपल वर्ड में ये समझेंगे, सेकंड में क्या है, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आल्सो अकर्स व्हेन द ड्यूरिंग द performance of contract one party fails or refuse to perform his obligation under by the express or implied act। आइए हम लोग बात करते हैं रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होगा बच्चे जब कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करी जाएगी, तो क्या क्या डैमेजेस यहां पर होगा। रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब क्या क्या कंपनसेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाएगा, यानी शूट फॉर डैमेजेस, बिल्कुल सही बात है, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस,
शूट फॉर इंजेक्शन की बात करी जाती है, और शूट अपॉन क्वांटम मेरिट्स की बात करी जाती है। तो यहाँ पर जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइज होती है तो ये सारे के सारे रेमेडीज अवेलेबल होता है एग्रीव्ड पार्टी के पास। शूट फॉर डैमेजेस, या तो डैमेजेस के लिए इशू कर सकते हैं। सेकंड जो रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड में क्या है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं, सूट फॉर इंजंक्शन, और शूट फॉर क्वांटम मेरिट्स की डिमांड करी जाती है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे शूट फॉर डैमेजेस का मतलब क्या होता है बच्चे, उसके बारे में समझते हैं। द एक्ट इन सेक्शन 73 laid down. The Act in Section 73 had laid down the rules as to how amount of compensation is determined. तो सेक्शन 73 आपको क्या बताता है बच्चे कि कंपनसेशन को कैसे कंप्यूटेशन की जाती है या कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी हु सफर्स फ्रॉम सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, यानी जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है और जिसको लॉस हुआ है, जो इस समस्या से परिस्थिति से जूझ रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ सफर फ्रॉम सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द अदर पार्टीज हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेजेस कॉज्ड बाय हिम by breach of contract. Compensation can be claimed for any loss or damages which naturally arise in the usual course of events. Second, compensation also claimed for any loss damages which party knew when they enter into contract likely result from the breach. That is say special damages, और उसके बाद होता है special damages can be claimed only on a previous notice. स्पेशल डैमेजेस तभी मिलेगा बच्चे जब प्रीवियस नोटिस दिए होगी, बट अदर पार्टी सफरिंग फ्रॉम द ब्रीच इज बाउंड टू टेक रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस्ट। उसके बाद है नो कंपनसेशन इज पेबल फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट डैमेजेस, यानी कभी भी अगर रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस होगा उस कंडीशन में आपको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। और स्पेशल डैमेजेस के केस में आपको प्रीवियस नोटिस देना पड़ेगा। तो आइए डैमेजेस के टाइप्स की बात करें बच्चे। जनरल या ऑर्डिनरी डैमेजेस बोलते हैं, सेकंड स्पेशल डैमेजेस होता है, थर्ड में विंडिक्टिव डैमेजेस होता है, एग्जेम्पलरी डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, या डैमेजेस फॉर डेट्रियोरेशन कॉज्ड बाय डिले, या प्रीफिक्स डैमेजेस की हम बात करेंगे। तो ये सारे के सारे प्रकार है बच्चे डैमेजेस की। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये डैमेजेस किस तरह के होते हैं, क्या मतलब होता है, इन सभी के बारे में हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनरी डैमेजेस का मतलब क्या होता है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बिन ब्रोकन, अगर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है, अदर पार्टी सफर्स बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है तो अदर पार्टी के पास ये अधिकार है कि कंपनसेशन ले सके जो उनको लॉस हुआ है, कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेजेस कॉज्ड टू हिम thereby which is naturally arise in a usual course of things from the such breach। यानी ये क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, और which the parties know when they made the contract to be likely to result from breach of it. Such compensation is not to be given for any such compensation is not given to any remote or indirect losses। यानी ये losses कैसा नहीं होना चाहिए, remote नहीं होना चाहिए या indirected losses या damages नहीं होना, sustained by the reason of the breach। Section 73 of the Contract Act, the rules in Hardley versus Vaxendile, ये जो है केस लॉज है, ये केस लॉज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले एग्जाम्पल को समझिए। A agrees to sell B. A agrees to sell B bags of rice at a 5,000 per bag. Delivery to given the after 2 months। यहाँ 2 महीने की बात करी जाती है। On the date of delivery, किस डेट की बात करी जा रही है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर A है बच्चे और यहाँ पर B है। ए और बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम 100 यहाँ पर बी के साथ हो रहे कि राइस एट अ 5,000 पर बैग, ठीक है, 5,000 पर बैग की बात हो रही है 2 महीने की बाद। जिस डेट पे डिलीवरी होना, ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी प्राइस ऑफ राइसेस टू गैप। अब पहले क्या था, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो 5,000 का प्राइस था। अब क्या हो गया बच्चे, जिस टाइम पे 2 महीने बाद, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आज कर रहे हैं और यहाँ पर अमाउंट फ्यूचर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है बच्चे, 500 रुपए का हो रहा है, 500 रुपए का चेंज हो रहा है, समझिए।
अब देखो, मार्केट में प्राइस जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो इसका प्राइस क्या था, 5,000 रुपये पर बैग था। अब मार्केट में इसका प्राइस 5,500 रुपये पर बैग हो गया। जब डिलीवरी की बात आई तो यहाँ पर ए रिफ्यूज टू डिलीवर द बैग्स टू बी कैन क्लेम फ्रॉम 500 ऑर्डिनरी डैमेजेस अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रीच। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एज बी जो है उसको 500 रुपये के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में जब वो खरीदेगा कहीं जाकर के तो उसको 500 5500 के हिसाब से परचेस करना पड़ेगा। तो 500 का जो लॉस है वही ये रिसीव कर पाएगा किससे, एसी। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेजेस। आइए अब हम केस लॉस के बारे में बताते हैं बच्चे। हार्डली वर्सेस वक्सेंडाइल फैक्ट्स। द crankshaft of Peace floor mills had broken. He gives it to D, a common carrier who promised to deliver it to the foundry in 2 days, where the new shaft was to be made. The mill stopped working. D delayed the delivery of the crankshaft to the mill remained idle for another 5 days. P received the repair crankshaft 7 days later than would be otherwise received. Consequently, P sued D for damages not only for delay in the delivery of delivering the broken part, but also for loss of the profit suffered by the mill for not having have been worked. The the count held that P was entitled to, यहाँ पर कोट होना चाहिए बच्चे, काउंट लिखा हुआ है, द कोर्ट हेल्ड दैट P was entitled only to ordinary damages. D was not liable for loss or profit because only information given by P to D was not the article of carried was the broken shipped by mill, and it is not made no that delay would be result of loss. तो यहाँ पर प्रॉफिट्स नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो डिले हुआ है, जो डिले होने की वजह से जो वही लॉस है, कंपनसेशन है, वही पे करा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखोगे। क्या यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हैं? चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए फिर हम लोग बात करते हैं बच्चे स्पेशल डैमेजेस। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि स्पेशल डैमेजेस जो है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में दिया जाता है, जहां पर प्रीवियस नोटिस देना मैंडेटरी होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट रिसीव अ नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ही विल बी लायबल नॉट ओनली डैमेजेस अराइजिंग नेचुरली एंड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रीच बट ऑल्सो फॉर स्पेशल डैमेजेस। बच्चे जब भी स्पेशल डैमेजेस की हम बात करते हैं तो स्पेशल डैमेजेस जो होता है जब दिया जाता है तो इसकी नोटिस, स्पेशल नोटिस दिया जाता है और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में होती है। तो वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट रिसीव अ नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ही विल बी लायबल नॉट ओनली स्पेशल डैमेजेस। सिर्फ स्पेशल डैमेज, सिर्फ स्पेशल, यहां पर नॉर्मल डैमेजेस ही नहीं मिलेगा बल्कि साथ में इसको स्पेशल डैमेजेस भी मिलेगा। आइए हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए डिलीवर्ड अ मशीन, ए यहां पर है बच्ची और यहां पर बी है। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, डिलीवर्ड टू मशीन अ कॉमन कैरियर टू कन्वेट टू ए मिल्स विदाउट डिले। ए देखो समझो, ए डिलीवर्ड अ मशीन टू बी अ कॉमन कैरियर टू कन्वेट टू एज मिल विदाउट डिले। ए ऑल्सो इन्फॉर्म्ड टू बी, भाई साहब यहां ए ने बी को बता दिया दैट हिज मील वॉज स्टॉप्ड फॉर want of the machine. B unreasonably B unreasonably delayed the delivery of the machine and in consequences A lost a profitable contract. ए ने बहुत सारे जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो नहीं कर पाए, किसके वजह से? क्योंकि मशीन टाइम से नहीं आ विद द गवर्नमेंट इन with the government in this case A is entitled to receive from B by the way of compensation an average amount of profit which would have been made by the running of the mill during the period of delay, but he cannot recover the loss sustained due to the loss of the government contracts as A contract with the government was not about to the notice of B. तो बच्चे ये क्या हो जाएंगे, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हो जाएगा क्योंकि ए ने इन्फॉर्म कर दिया था, तो साथ में स्पेशल डैमेजेस भी मिलेगा। आइए बच्चे उसके बाद हम लोग बात करेंगे विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस का मतलब क्या होता है। विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस का मतलब क्या होता है? तो दीज डैमेजेस मे बी अवॉर्डेड
ओनली इन 2 केसेस, तो ये 2 केसेस में ही एक्सेप्टेबल रहेगा। तो ये 2 केस कौन सा है बच्चे, उसके बारे में समझते हैं। ए नंबर फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी बिकॉज इट कॉस्ट इंजुरी हिज और फीलिंग एंड इमोशंस। तो बच्चे जब भी हम बात करेंगे कौन सी सिचुएशन में लागू होगा, तो फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, जब भी शादी वाली केसेस होगा जहां पर मैरिज की कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वहां पर क्या होगा बच्चे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वहां पर विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस लगाया जाएगा बिकॉज इट करीज इंजरी, क्योंकि यहाँ पर मेंटली, यहाँ पर इमोशंस फीलिंग के साथ खिलवाड़ की जाती है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में विंडक्टिव डैमेजेस लगाई जाती है। और उसके बाद फॉर रॉन्गफुल डिसऑनर बाय द बैंकर ऑफ हिज कस्टमर्स चेक बिकॉज इन दिस केस द इंजरी ड्यू टू द wrongful dishonor to draw check हैवी द कॉज ऑफ द लॉस ऑफ क्रेडिट एंड रेपुटेशन। देखो सिचुएशन को समझो, यहाँ पर 2 सिचुएशन में विंडिक्टिव एंड एग्जेम्पलरी डैमेजेस लागू होगा। नंबर 1 मैरी के केस में, जब मैरिज का केस होगा, जब शादी विवाह का केस होगा, तो वहां पर जब ब्रीच किया जाएगा तो वहां पर फीलिंग इमोशंस के साथ खिलवाड़ की जाती है। तो वहां पर आप कौन सा डैमेजेस लगाओगे बच्चे, विंडिक्टिव डैमेजेस लगाओगे। सेकंड, जब चेक बाउंस होता है तो किसी भी व्यक्ति का एक क्रेडिट होता है, मार्केट में रेपुटेशन होता है, उसको डाउनफॉल से शो किया जाता है। इस कंडीशन में जो बच्चे लागू किया जाता है हम उसको विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस बोलते हैं। जैसे यहां पर आपके एग्जाम्पल में है गिवंस वर्सेस वेस्ट मिनिस्टर बैंक। समझ गए बात को, क्लियर है बच्चे। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अब विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस को लागू करेंगे। समझ आ रही है बातें। चलिए हम आप बात कर रहे हैं नॉमिनल डैमेजेस। क्या मतलब होता है बच्चे नॉमिनल डैमेजेस, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड, नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड, नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड वेयर द प्लेंटिफ हैज प्रूव्ड दैट, देखो यहां पर nominal damages are awarded where the plaintiff has proved that there has been a breach of contract but he has not in effect suffered any real damages. It is awarded just established to right degree of the breach of contract and amount may be rupee even the 10 पैसे, इवन 10 पैसे। तो यहां पर बच्चे नॉमिनल डैमेजेस होगा। आइए उसके बाद हम लोग बात करेंगे डैमेजेस फॉर डिटरोरिएशन कॉज्ड बाय द डिले। जैसे मान लीजिए हमने कॉन्ट्रैक्ट करा, यहां पर अगर हम बात करें तो जो भी ठंडी का मौसम था, जब हम बात करें वहां पर, तो क्या था, ठंडी के मौसम में क्या होता है, बट जो वस्त्र वगैरह जो होता है, अगर शूटर की बात करें, जैकेट की बात करें, इन सभी का डिमांड ज्यादा होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमने उस टाइम पर किया था कि हमें इन चीजों का डिलीवरी टाइम से मिल जाए ताकि मार्केट को हम कवर कर सके। लेकिन वो चीज तब ना आकर के कब आया बच्चे, गर्मी के मौसम में आया। तो बताओ क्या ये मेरे लिए वर्थफुल रहेगा। अगर मैं मान लीजिए गारमेंट्स में डील करता हूँ और मैंने मंगवाया था कुछ जैकेट वगैरह, मैंने स्वेटर वगैरह मंगवाया था, ये इस चीज के लिए मैंने मंगवाया था कि हम उस सीजन में उसको बेच सके, बट वो टाइम पर हमारे पास रिसीव नहीं हुआ, तो क्या वो मेरे लिए फायदेमंद रहेगा, नहीं। तो यहाँ पर डैमेजेस फॉर डेटोरेशन caused by the delay. In the case of deterioration caused to the goods by delay, damages can be recovered from the carrier even without notice. तो यहाँ पर damages आपको मिलेगा चाहे आप नोटिस दिए हो या नहीं। The word deterioration not only implies physical damages of the goods but it applies means the loss of special opportunities for sale। यानी जो अपॉर्चुनिटीज थी, अगर उस सीजन में मेरे पास वो वस्त्र आ जाता है या वो जैकेट या स्वेटर आ जाती, तो मैं मार्केट में उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता, बट वो नहीं कमाया। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हमें नोटिस नहीं भी दिया फिर भी हमें डैमेजेस मिलना चाहिए। उसके बाद प्री प्रीफिक्स डैमेजेस की अगर बात करें बच्चे, क्या होता है प्रीफिक्स डैमेजेस का मतलब होता है समटाइम्स पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट at the time of its formation that on a breach of contract by of them a certain amount will be payable as damages। कुछ अमाउंट certain amount payable होगा damages। it may amount to either liquidated damages that is a reasonable estimate, that is a reasonable estimate likely loss in case of breach, or penalty that is an amount of arbitrarily fixed at the damages payable। Section 74 कहता provides if the sum is named in a contract amount to be paid in case of breach, the aggrieved party entitled to receive from the party fault a reasonable compensation not exceeding amount of show section 74।
4। आइए बच्चे इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं तो और हमें चीजें समझ में आएंगी। आइए इसको समझते हैं। इफ द पेनल्टी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट इज 1 लाख एंड एक्चुअल लॉस बिकॉज ऑफ ब्रीच 70,000 ओनली। अब समझिए यहां पर देखिए, इफ पेनल्टी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट इज 1 लाख एंड एक्चुअल लॉस जो हुआ है because of breach 70,000 only, the 70,000 shall be available as a damage, that is amount of actual loss and not the amount stipulated. But if the loss is say 1,50,000 and then 1 lakh only, then only 1 lakh shall be recoverable. तो बच्चे अगर लॉस इतना 1.5 लाख का होता तो आप 1 लाख रुपया यहाँ पर रिकवर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हुआ है बच्चे, लॉस कितने का, एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, 70,000 रुपये का हुआ है, और यहाँ पर पेनल्टी कितना है 1 लाख का, तो 70,000 ही आप रिसीव कर पाएंगे। समझ में आ गया। सेकेंड, एक्स प्रॉमिस टू वाई a price to pay 10,000 as a charity. The price on X promise incurred certain liabilities towards repairing the temple's extent of 75,000। तो यहाँ पर क्या रिकवर करेंगे, क्या आप यहाँ पर 10,000 रिकवर करोगे, नहीं, तो 7500 ही रिकवर कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखोगे। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चे, एक होता पेनल्टी और एक होता लिक्विडेटरी डैमेजेस, इन सभी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 74 में हम बात करेंगे, द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड बिफोर हैंड the amount of compensation payable on in case of failure to perform of a contract. Such cases the question arises whether the court will accept figure the measure of damages. English law, according to English law, the sum show fixed in contract may be interpreted either as a liquidated damages or penalty. If the sum fixed in a contract presents genuine pre-estimated by the parties to of the loss which would be caused by the failure of breach of contract, it is liquidated damages. It is an assessment of the amount which is the opinion of the parties will be compensated for the breach. Such clause effective and amount of recoverable, but where the sum fixed in a contract of unreasonable and unused to force the other party to perform the contract, it is penalty. Such clause is discharged or injured for the party cannot recover more than the actual loss। तो यहाँ पर ज्यादा ये रिकवर नहीं कर सकता, जो मैंने अभी बताया एग्जांपल में दिया था। यहाँ पर कितने लॉस कितने का हुआ है, 7500 का, और यहाँ पर एक्चुअल में अगर हम बात करें, यहाँ पर समझो लॉस कितने का है बच्चे, 7500 का, बट यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉमिस कितने का, 10,000 का, तो जो लॉस हुआ है उतना ही आप रिकवर कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखोगे। यही चीज बताएगी इंडियन लॉ क्या कहता है, क्या कहता है, इंडियन लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनल्टीज एंड डैमेज लिक्विडेटेड डैमेज। तो इंडियन लॉ क्या कहता है कि दोनों में डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। द कोर्ट in India award only reasonable compensation not exceeding the sum of mentioned in the contract। तो यहाँ पर reasonable compensation not exceeding sum of the mentioned in the contract, section 74 of the Indian Contract Act lays down the parties have the what damages will be, court will be never allow more than the court may allows less, हमेशा ही कम बताएंगे। the degree is passed only reasonable compensation not exceeding the sum named by the parties। The section 74 of the person complaining the breach of contract gets reasonable compensation not entitled to realize anything the and penalty। तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। आइए उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे, बट इसका कुछ एक्सेप्शंस को हम देखते हैं। वेयर एनी पर्सन gives where any person gives any bond to the central or state government for a performance of any public duty act in which public are interested on breach of condition of any such instrument, he shall be liable to pay whole sum mentioned in therein। तो आइए इस एग्जांपल को समझते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कोई भी अगर हम बात करें एनी पर्सन, चाहे वो बॉन्ड है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, अगर कोई पब्लिक ड्यूटी कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आइए इसके बारे में समझते हैं। एग्जांपल आपका है ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी, if a practice as a surgeon in a Kolkata, he will be pay be 50,000 as a practice surgeon at a Kolkata, be entitled to such compensation not exceeding 50,000। The court consider a reasonable, court यहाँ पर consider करेगा reasonable। A borrows 10,000 from B, gives him bond for 20,000
payable by the 5-year installment of 4,000 with a stipulation in default payment whole shall becomes due. This is a stipulation by the penalty. थॉट की बात करें तो आप आराम से पढ़ लोगे. द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लिक्विडिटी डैमेजेस एंड पेनल्टी, दोनों में क्या डिफरेंस है ये बच्चे समझते हैं. पेनल्टी एंड लिक्विडिटी डैमेजेस हैव वन थिंग टू कॉमन दैट बोथ पेबल ऑन अ अकरेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी पेनल्टी की हम बात करें चाहे हम यहाँ पर लिक्विडिटी डैमेजेस की बात करें बच्चे, कॉमन थिंग्स हैं जो कब दिया जाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होती है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ the clear lines of distinction between the two. Certain principle laid down the below helpful. आइए बट कुछ चीजें दे रखा है जहां से आप समझ पाओगे. If the sum payable is so large as to for in excess of the probable damages on a breach, it is certainly a penalty. हम उसको क्या बोलेंगे, पेनल्टी. इफ द सम पेबल इज सो लार्ज, अगर आप पेबल सम जो है लार्ज है, टू फॉर excess of the probable damages of breach of, it is certainly penalty. Where a sum is expressed to be payable on a certain date, a further sum is even the default being made, the later sum penalty because more delay payment is unlikely to the cause damages. Third जो expression used by the parties is not a final. The court must find out the whether the sum fixed in the certain contract of the truth of the penalty on liquidated damages, the sum fixed or extra extravagant or ex, exorbitant, the court will regards the penalty if it is termed as a liquidative damages in the contract. समझ में आ गया बच्चे. चलिए हम लोग बात करते हैं. द एसेंस ऑफ अ पेनल्टी इज पेमेंट ऑफ मनी स्टिपुलेटेड एज अ टेरोरियम of the offending parties. The essence of liquidated damages is a genuine pre-estimated of the damages. English law makes the distinction between the liquidated damages and penalty, but no such distinction is followed in India. India में ऐसा कुछ नहीं है. The court in India must ascertain the actual loss and award the same, which amount must not, however, the exceed of the sum fixed to the contract. The court have not bothered amount the distinction about the but award the reasonable compensation exceeding the sum of show. आइए बच्चे हम लोग आगे बात करेंगे. Besides claiming the damages and remedies for the breach of contract, the following remedies also available. तो यहाँ पर समझिए, besides the claiming damages कुछ और भी रेमेडीज है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फॉलोइंग रेमेडीज आर आल्सो अवेलेबल. आइए कुछ और भी यहाँ पर रेमेडीज अवेलेबल होता है जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइज होती है. तो नंबर 1 की अगर बात करें बच्चे तो रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जब रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय वन पार्टी, जब एक पार्टी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन की जाती है, द अदर पार्टी मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिजाइन. तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन माना जाता है बच्चे. और इन सच केसेस is absolved of all the obligation under the contract and entitled to compensation for any damages that might be the suffer. जैसे A promised to be deliver 50 bags of cement of certain day, B agrees to pay amount on a receipt on the goods. A failed to deliver the cement of appointed day, B is discharged from his liability to pay the price. बिल्कुल सही बात है, बी यहाँ पर क्यों देगा. आइए उसके बाद बात करते हैं बच्चे क्वांटम मेरिट्स का मतलब क्या होता है. व्हाट डू मीन बाय द टर्म क्वांटम मेरिट्स. क्वांटम मेरिट्स का मतलब कहा जाता है एज मच एज अर्न. जितना आपने काम करा है उतना तो आपको पेमेंट मिला है, मिलेगा ही मिलेगा. जितना आपने सिलेबस करा है, जितना आपने पार्ट पढ़ाया है उतना तो पेमेंट आपको मिलेगा. जितना आपने मजदूरी करा है, जितना आपने काम करा है, जितना वर्क डन करा है उतना पेमेंट आपको मिलना चाहिए. दिस इज कॉल्ड क्वांटम मेरिट्स. इज इट क्लियर. तो क्वांटम मेरिट्स का मतलब होता है बच्चे एज मच एज अर्न, एंड इट मींस जितना आपने काम करा है उतना आपको पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा. जितना आपने मजदूरी करा है उतना पैसा आपको मिलना चाहिए. ये लॉ के अंदर मेंशन है बच्चे. तो आइए, वेयर वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विसेज टू अनदर in circumstances which indicate an understanding between them that is to pay although no particular remuneration has been fixed and law in for promise to pay. Quantum merits that is as much as earned या party doing the services has deserved.
समझ में आ गया? तो यही सिंपल वर्ड में एज मच एज एंड, जितना आपने काम करा उतना तो आपको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टू कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। आई टू कंडीशंस, इट इज ओनली अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज। सेकंड, द क्लेम मस्ट बी बाउट बाय द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। तो ये दो केसेस है बच्चे। द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग इन अ क्लेम on a quantum merits is to recompensate the parties or person for value of the work which has been done. Damages are compensatory in a nature, while the quantum merits is restitu- restitutory, but reasonable compensation awarded in implication of the contract remunerated, where the person to orderly only 12 bottles of the whiskey from the wine merchant but received 2 bottles of the brandy and purchaser accept them. Purchaser only must pay reasonable price for brandy. आइए कुछ कंडीशंस है। द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट्स अराइज विद इन द फॉलोइंग केसेस। तो आइए इसको, ये कुछ केसेस को हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले, व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वाइड, जब आप एग्रीमेंट करते हो डिस्कवर्ड टू बी वाइड, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। सेकंड, व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू ग्रेटिट्यूसली, यहाँ पर कुछ भी आप जो कर रहे हो जिसका इंटेंशन क्या होना चाहिए, विदाउट एनी ग्रेटिट्यूसली, दया के भाव से नहीं होना चाहिए। वेयर देर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट रेंडर सर्विसेज बट देर इज अ नो अग्रीमेंट एज टू द रेम्यूनरेशन। उसके बाद व्हेन वन पार्टी abandons or refuse to perform the contract, where a contract is divisible and party not default in enjoy the benefits of the part। आइए, तो उसके बाद बात करें ऑफ परफॉर्मेंस। व्हेन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लंप सम is completely performed but badly, the person who performed the contract can claim lump sum, but the other party can make the deduction of the bad work। तो यहाँ पर अमाउंट डिडक्शन करी जाती है। जैसे एक्स wrongfully revoked y his agent authority before y could complete his duty, held y could recover as the quantum merits for the work held done the expenses he had incurred of the course of the duties of agent। आइए उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पर सेकंड, शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है? तो वे डैमेजेस आर नॉट एडिक्यूट टू रेमेडी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? डैमेजेस जो होता है सफिशिएंट नहीं माना जाता है किस केस में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में। तो कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ऑन द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जहां पर डैमेजेस उसके लिए पर्याप्त नहीं माना जाता उस केस में कोर्ट यहां पर डिस्क्रिशन अलाउ करता है ऑन अ शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट पार्टी इन ब्रीच टू कैरी ऑन अ प्रॉमिस टू अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। सूट फॉर इंजंक्शन की बात करें बच्चे, क्या होता है? तब वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज नेगेटिंग नेगेटिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट मे बाय issuing a injunction orders restrain him from doing restrain him from doing what he promised not to do। आइए इसको हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। एन जो है यहाँ पर बच्चे क्या है? अ फिल्म स्टार है, एग्री टू एक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर अ पार्टिकुलर प्रोड्यूसर फॉर 1 ईयर। एक्सक्लूसिवली यहाँ पर पार्टिकुलर एक प्रोड्यूसर के साथ 1 साल तक काम करेगा। ड्यूरिंग द ईयर सी कॉन्ट्रैक्टेड टू एक्ट सम अदर प्रोड्यूसर हेल्ड शी कुड रेस्ट्रेंड बाय द इंजंक्शन। बिल्कुल सही बात है। जहां पर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप एक प्रोड्यूसर के साथ करा है तो 1 साल तक आपको करना पड़ेगा। सेकंड, ए एज अ सिंगर एग्री टू विद परफॉर्म हिज थिएटर फॉर 2 months on a condition that during that period he would not perform anywhere. This case we could move the court for grant of the injunction restraining A from the promise performing in अदर प्लेसेस। आइए उसके बाद बात करते हैं बच्चे पार्टी राइटफुली रेसेंडिंग रिसाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल टू कंपनसेट। तो यहां पर पार्टी राइटफुली सही तरीके से अगर कोई रिजाइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को तो वहां पर उनको कंपनसेशन मिलेगा। सेक्शन 75 कहता है अ पर्सन हु राइटफुली रिजाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से प्रोसेस में अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर रहा है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा फॉर एनी डैमेजेस विच ही हैज सस्टेन टू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एग्जांपल को समझते हैं, ए अ सिंगर कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर of the manager of theater to sing his theater 2 nights in even every week next 2 months
and B engaged to pay her 10,000 of each night's performance. On the sixth night, A willfully absent hers, herself from the theater, and B is a consequence. In consequence, resign the contract. B is entitled to compensate for the damage which was sustained through the non-fulfillment of the contract. तो यहाँ तक के बात समझ में आ गया बच्चे। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले यूनिट्स के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, नए पार्ट में हम लोग मिलेंगे। यहाँ तक आप लोग रिवाइज करेंगे। बाकी हमारे इसके पीपीटी के लिए डेली बेसिस नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जितना हो सके वीडियो लेक्चर को जितना हो सके अपने नियर डियर में शेयर करें, ताकि उन सभी बच्चों को हेल्प हो सके जो सीए फाउंडेशन में 2025 की एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, न्यू उत्साह और उमंग के साथ मिलेंगे। यहाँ तक आप लोग रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।